हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं हूं चंदा दुरेजा और आपके साथ आगे की तरफ प्रोसीड कर रहा हूं और हम आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हम प्यार से बोलते हैं ईओक्यू। कॉस्टिंग के ऑलमोस्ट हर एक एग्जाम में ईओक्यू जो टॉपिक है वो हमेशा हमेशा आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज हम इसको थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में समझ रहे हैं कि इसका मीनिंग क्या है, राइट। और हम इसको मीनिंग समझने के लिए पहले मीनिंग लिख लेते हैं, उसके बाद इसका मीनिंग समझेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे मेरे साथ, दैट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड to supplier so that sum of dash and dash is minimum. So that dash and dash is minimum. इनफैक्ट कुछ बुक्स में लिखा हुआ है इन्वेंटरी कॉस्ट इज मिनिमम, राइट। बट फिलहाल हमने इन्वेंटरी कॉस्ट का मीनिंग भी इसी डैश एंड डैश से है। हमें आपको सिखाना है कि ये डैश एंड डैश में क्या आएगा, राइट। समझने की कोशिश करेंगे और सीखेंगे। देखो, एक सिंपल शब्दों में हम ऐसे समझिए कि जब भी कोई भी सामान मैन्युफैक्चर होता है कोई बड़ी कंपनी के अंदर, हमेशा हमेशा उस काम को करने के लिए उसको टुकड़ों में बांट दिया जाता है। हमने कहा एक मैन्युफैक्चरिंग प्लेस है। मैन्युफैक्चरिंग प्लेस मतलब जहां पर रॉ मटेरियल आता है और उसके बाद मशीनरी के थ्रू और वर्कर के थ्रू जो है ये कन्वर्ट हो जाता है फिनिश गुड्स में। बट अगर ये बड़ी कंपनी है तो होगा क्या, इसका अपना एक स्टोर डिपार्टमेंट होगा। स्टोर डिपार्टमेंट का क्या काम होगा, सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल को यहां पर स्टोर करना और जब जब मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का जो रिक्वायरमेंट आएगी उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सप्लाई करना। ये बेसिकली हमारे स्टोर डिपार्टमेंट का काम रहेगा विद इन द कंपनी। जब स्टोर डिपार्टमेंट के पास सामान खत्म होने लगेगा, माल खत्म होने लगेगा, तो स्टोर डिपार्टमेंट एक दूसरे डिपार्टमेंट को इंटीमेट करेगा। इस दूसरे डिपार्टमेंट का नाम है बेसिकली परचेज डिपार्टमेंट। और ये परचेज डिपार्टमेंट का क्या काम होगा, परचेज डिपार्टमेंट का काम होगा एज पर द इंटीमेशन ऑफ द स्टोर डिपार्टमेंट आगे सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करना। और जब परचेज डिपार्टमेंट सप्लायर को ऑर्डर प्लेस कर देगा तो नो डाउट सप्लायर विल सेंड इट टू द स्टोर डिपार्टमेंट और स्टोर डिपार्टमेंट फिर से एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जो है सामान सप्लाई करेगा। उसके बाद फिनिश गुड बनेगा और ये फिनिश गुड सेल होगा, वहां से प्रॉफिट जनरेट होगा एंड दिस प्रोसेस विल गोज ऑन, राइट। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। यहां पर अभी हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में अभी तक हमने कोई लेना देना नहीं हुआ है, हमने मतलब कोई बात नहीं की है। अब यहां पर हमारा पॉइंट क्या है, हमारा पॉइंट ये है कि जैसे ही स्टोर डिपार्टमेंट ने परचेज डिपार्टमेंट को कहा कि रॉ मटेरियल खत्म होने वाला है या खत्म हो गया है, तो परचेज डिपार्टमेंट हरकत में आ जाएगा। और जैसे ही वो हरकत में आ जाएगा तो सप्लायर को ऑर्डर देने से पहले कुछ एक्टिविटीज करेगा। मतलब देखो, अगर ये परचेज डिपार्टमेंट है जो कि क्वांटिटी बड़ी खरीद रहा है मार्केट से, तो उसकी हमेशा कोशिश होगी कि जो क्वांटिटी वो परचेज करना चाहता है, नंबर 1 उसकी क्वालिटी मेंटेन हो और नंबर 2 जिस रेट में वो खरीदना चाहता है वो रेट मिनिमम टू मिनिमम हो। जब तक ये दोनों चीजें सेटिस्फाइड नहीं होगी तब तक परचेज डिपार्टमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कंप्लीट होने वाली नहीं है। हर डिपार्टमेंट की अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। परचेज डिपार्टमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सामान वो खरीद रहा है सप्लायर से वो मिनिमम कॉस्ट पर खरीदे और साथ ही साथ क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, मतलब वो क्वालिटी होनी चाहिए जो कि हमारे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। आप एग्री करते हैं इस बात को? बिल्कुल करते होंगे। अब परचेज डिपार्टमेंट ने सप्लायर को ऑर्डर देने से पहले, आई रिपीट पहले, कुछ एक्टिविटीज की होंगी। और एक्टिविटीज क्या की होंगी? सबसे पहले तो उसने टेंडर इशू किया होगा।
आप इस वर्ड टेंडर से ऑलरेडी जानते हैं कि अगर मुझे कोई सामान बल्क में परचेस करना है तो मार्केट में मैं अपना टेंडर निकालूंगा सामान का कि मुझे ये वाला सामान चाहिए। तो जो जो सप्लायर मुझे सप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड होंगे वो मुझे कोटेशन सेंड करेंगे। ठीक है, तो ऐसा ही परचेज डिपार्टमेंट भी करेगा। और जब हम मार्केट में ये कहते हैं कि हमें ये सामान चाहिए, इस क्वालिटी का सामान चाहिए, तो जितने भी सप्लायर होंगे जो कोटेशन साइन करेंगे उस सबकी सभी कोटेशन को इवेल्युएट किया जाएगा। आई रिपीट, यहां पर हो क्या रहा है, परचेज डिपार्टमेंट ये डिसाइड कर रहा है कि कौन से सप्लायर से सामान खरीदें। मीन्स अगर हमारा कोई भी काम है, उस काम को काम के लिए रॉ मटेरियल जो चाहिए वो एक ही सप्लायर सप्लाई करेगा, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। मैंने कहा पेन बनाने का काम है, जस्ट वी हैव टू प्रोड्यूस पेन। अब पेन बनाने के लिए प्लास्टिक चाहिए, अब प्लास्टिक के लिए भी अगर मुझे प्लास्टिक चाहिए तो प्लास्टिक मैं परचेज जब करूंगा तो ऐसा नहीं है कि सप्लायर 1 ही मार्केट में अवेलेबल है, सप्लायर 1 2 3 4 5 बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल है। तो टेंडर इशू कर दिया जाएगा। टेंडर इशू किया कैसे जाएगा? टेंडर इशू किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ द एडवर्टाइजमेंट थ्रू एडवर्टाइजमेंट। और ये एडवर्टाइजमेंट डिफरेंट वे में हो सकती है, न्यूज़पेपर में हो सकती है, टीवी एड में हो सकती है, रेडियो में हो सकती है, इंटरनेट के थ्रू भी हो सकती है। आजकल आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, एक एड आती है, वहां पर भी एक बेसिकली हो सकता है कि टेंडर जो है वहां पर इशू किया जाए। जब टेंडर को देखकर बहुत सारे लोग जो है आपको कोटेशन सेंड करेंगे तो हमें वो सभी की सभी कोटेशन पहले तो रिसीव करनी है, कोटेशन इकट्ठी करनी है, रिसीव करनी है, और रिसीव करने के साथ उनको इवैल्यूएट करना है। और इवैल्यूएट के बाद हमें सिलेक्ट भी करना है कि हम कौन से सप्लायर से सामान खरीदना चाहते हैं। सिलेक्शन ऑफ सप्लायर, राइट। अब आपने सिलेक्शन कर लिया कि हमें सप्लायर एक्स से सामान खरीदना है। अब जैसे ही एक्स सेलेक्ट कर लिया तो उसको ऑर्डर प्लेस करेंगे। अब जब वो ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही दिन में सामान सप्लाई कर देगा, हो सकता है वो 2 दिन बाद करे, 3 दिन बाद करे, पर जब भी वो करेगा तो वो कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगाएगा और वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपसे ही चार्ज किया जाएगा। तो यहां पर मतलब ये है कि यहां पर कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी खर्च होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी खर्च होगी। अब सामान जो है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू स्टोर डिपार्टमेंट के बाहर पहुंच भी गया, और पहुंचने के बाद ऐसा नहीं है कि उसको हम फटाफट अपने स्टोर डिपार्टमेंट में एंटर कर देंगे। सबसे पहले उसका क्या करेंगे? क्वालिटी चेक। जब तक क्वालिटी वो नहीं है जो हमने ऑर्डर किया तब तक हम इसको अपने स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो क्या करना है यहाँ पर? क्वालिटी चेक, राइट। ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई ना, इन सब चीजों में मुझे आप एक बात बताओ कि परचेज डिपार्टमेंट यहां पर जो एक्टिविटी कर रहा है इसमें परचेज डिपार्टमेंट के कुछ खर्चे इन्वॉल्व होंगे या नहीं? ऑब्वियसली यस। एडवर्टाइजमेंट किया है तो खर्चा है, कोटेशन रिसीव एंड इवैल्यूएट किया है तो खर्चा है, सिलेक्शन ऑफ द सप्लायर में खर्चा है, ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा है, क्वालिटी चेक में खर्चा है, हर चीज में एक कॉस्ट एक्सपेंस इंक्लूड है। ये जितनी भी कॉस्ट यहां पर हमने खर्च की है ना, इसको हम बोलते हैं दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या बोलते हैं? ऑर्डरिंग कॉस्ट। और या इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कच्चा माल मंगवाने की कॉस्ट का खर्चा, कच्चा माल मंगवाने का खर्चा। ठीक है, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि इकोनॉमिक ऑर्डर जो क्वांटिटी फाइंड की जाती है दैट विल ऑलवेज बी रिस्पेक्ट टू द रॉ मटेरियल। किस रिस्पेक्ट से? रॉ मटेरियल के रिस्पेक्ट से। ये मैं बात आपको थोड़ा सा और आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। हम यहां पर जो ईओक्यू निकाल रहे हैं वो निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू द रॉ मटेरियल। ठीक है, फिर से अभी तक मीनिंग समझ में नहीं आया है पूरा। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मीनिंग ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं ताकि मीनिंग सिर्फ सुनाई ना दे बल्कि समझ आए, हमेशा के लिए याद हो जाए। कोशिश यही है
कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी टू बी ऑर्डर टू द सप्लायर। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि परचेज डिपार्टमेंट कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर सप्लायर को प्लेस करे, हाउ मच क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करे, जिससे कि सम ऑफ डैश एंड डैश, ये डैश एंड डैश में क्या है अभी बताया नहीं है, पर जो भी है डैश एंड डैश जो सम है वो क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है, तो एक ऐसी क्वांटिटी फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं जो परचेज डिपार्टमेंट हमारे सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करे। और अभी तक हमने क्या सीखा कि परचेज डिपार्टमेंट जब सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करता है तो उसके कुछ खर्चे होते हैं, और ये जो खर्चे हैं उनको क्या बोला हमने, ऑर्डरिंग कॉस्ट, और हिंदी में क्या बोला, कच्चा माल मंगवाने का खर्चा, कच्चा माल मंगवाने का खर्चा। तो वो जो मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये जितना भी खर्चा है ना, इसको मैं एक अमाउंट ले लेता हूं। लेट अस से मैंने ये अमाउंट ले लिया 10,000 रुपीज। 10,000 रुपीज का मतलब क्या हुआ कि जब जब मैं सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करूंगा तो एडवर्टाइजमेंट के लिए, टेंडर इशू करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए, कोटेशन रिसीव इवेल्यूएट करने के लिए, सिलेक्शन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्वालिटी चेक के लिए, इन सब के लिए मुझे एक बार में खर्चा करना पड़ेगा कितना, 10,000 रुपीज, दैट इज 10,000 पर ऑर्डर। 10,000 क्या, 10,000 पर ऑर्डर। ये बात मैंने एज्यूम कर ली समझने के लिए, सो दैट मैं इस चीज को आपको आगे जाकर इजिली समझा पाऊं इन टर्म्स ऑफ द नंबर। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल को भी साथ ही साथ समझते जाओ। सपोज करो कि एक ऐसी कंपनी है जिसमें रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, 1 लाख किलोग्राम। थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। लेट अस से रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है 1,20,000 किलोग्राम। क्या कहा है मैंने कहा सपोज करो एक कंपनी पेन बनाती है, तो पेन बनाने के लिए उसको प्लास्टिक चाहिए। अगर प्लास्टिक का पेन है तो प्लास्टिक का जो पेन है वो प्लास्टिक से ही बनेगा, प्लास्टिक का दाना आता है, उस दाने की रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट पूरे साल की कितनी है, 1,20,000 किलोग्राम पर एनम। वैसे आपको बता दूं क्या होता है, जितनी भी प्लास्टिक की आइटम है वो होती क्या है, छोटा छोटा दाना मार्केट में आता है, प्लास्टिक का दाना। आप गूगल पे सर्च करना, ये प्लास्टिक के दाने को एक डाई में डाला जाता है जिसमें एक शेप होती है। तो उसके साथ साथ जब प्लास्टिक के दाने को डाला जाता है मशीन में, तो मशीन को हीट कर दिया जाता है, जिससे कि प्लास्टिक का दाना लिक्विड फॉर्मेट में आ जाता है। और लिक्विड फॉर्म के आने के बाद डाई के अंदर ट्रांसफर करके जो भी शेप होती है वो शेप से वापस पेन बन जाता है, बाल्टी बन जाती है, डिब्बा बन जाता है, बोतल बन जाती है। जो भी आपको मैन्युफैक्चर करना है प्लास्टिक का वो मैन्युफैक्चर हो जाता है। बस डाई की शेप देनी होती है और दाने को मेल्ट कर देना होता है, पिघला देना होता है। ठीक है, तो इस केस के अंदर जो पेन की बात कर रहे हैं, पेन मैन्युफैक्चरिंग की, या बाल्टी, डब्बा या बोतल, आप किसी भी प्लास्टिक के प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो ये जो दाना है, ये दाना क्या चीज है, बेसिकली रॉ मटेरियल। तो अब हम यहां पर ये आइडेंटिफाई करने जा रहे हैं कि परचेज डिपार्टमेंट कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर सप्लायर को प्लेस करे, कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर सप्लायर को प्लेस करे, जिससे कि सम ऑफ डैश एंड डैश जो है वो मिनिमम हो जाए। इसके लिए हमने कहा कि एक बार जब ऑर्डर प्लेस करेंगे तो कितने खर्चा आएगा, 10,000 रुपीज का। सो 10,000 रुपए का एक बार ऑर्डर करने का खर्चा आता है। मींस अगर आप एक बार सप्लायर को ऑर्डर करोगे 10,000, 2 बार करोगे तो 20,000, 3 बार करोगे तो 40,000 एंड सो ऑन। आर यू गेटिंग दिस? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, सामान को मंगवाने का खर्चा, हमने कहा कि एक बार को सामान मंगवाने का खर्चा जो है वो है 10,000, दैट इज पर ऑर्डर। ये पर ऑर्डर ही होता है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा, एनुअल रिक्वायरमेंट फिक्स है। एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लास्टिक का दाना इज फिक्स्ड, इज 1,20,000 किलोग्राम। 1,20,000 किलोग्राम, 1,20,000 किलोग्राम, मैं 2, 3, 4 बार लिख रहा हूं, 1,20,000 किलोग्राम, ये फिक्स्ड है। ठीक है, और ये भी फिक्स्ड है कि अगर आप एक बार में ऑर्डर करोगे ना तो 10,000 रुपए का खर्चा होगा। एक बार में ऑर्डर करोगे तो कितने खर्चा होगा, 10,000 रुपए का। तो क्यों ना हम पूरी की पूरी क्वांटिटी का ऑर्डर एक साथ एक बार में ही ऑर्डर कर दें।
क्यों ना ऐसा करें कि एक साल की रिक्वायरमेंट कितनी है, 1,20,000। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम मतलब परचेज डिपार्टमेंट सप्लायर को कहे कि आप स्टोर डिपार्टमेंट में 1,20,000 किलोग्राम का रॉ मटेरियल जो है ना, प्लास्टिक का दाना जो है वो एक साथ सप्लाई कर दो। इससे फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा, हम आपके साथ बात कर रहे हैं। हमने कहा इससे फायदा ये होगा कि आपके पास पूरे साल में नंबर्स ऑफ ऑर्डर्स टू सप्लायर कितने होंगे, एक। अब अगर एक ऑर्डर होगा और ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर जो है वो है 10,000 का, राइट। तो इससे टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट पूरे साल में कितनी हो जाएगी। एक ही बार ऑर्डर किया तो एक बार ऑर्डर किया 10,000 रुपये खर्चा हुआ, तो पूरे साल का जो ऑर्डरिंग कॉस्ट का खर्चा है दैट इज रुपीज ओनली 10,000 रुपीज। आर यू गेटिंग दिस? ओके। तो बच्चों मैंने कहा कि अगर मैं एक और कॉलम बना रहा हूं ऊपर की तरफ टॉप पर, और क्या है ये कॉलम, हमने कहा कि दिस इज ऑर्डरिंग क्वांटिटी। अभी हमने कहा पूरे साल का जो क्वांटिटी है उसको हमने एक साथ ऑर्डर प्लेस कर दिया, पहला केस। दूसरा केस मैंने कहा नहीं, एक साथ नहीं मंगवाते, हम एक काम करते हैं कि हम इस सामान को यानी कि एनुअल रिक्वायरमेंट को आधा आधा करके मंगवाते हैं। अगर आप आधा आधा करके मंगवाओगे तो एक बार में कितना मंगवाओगे, 60,000 किलोग्राम। आई थिंक क्लियर। एक साल की रिक्वायरमेंट कितनी है, 1,20,000 किलोग्राम ऑफ द रॉ मटेरियल ऑफ द प्लास्टिक दाना। तो अगर आप आधा आधा करके मंगवाओगे तो कितना मंगवाओगे, 60,000 किलोग्राम। तो इस केस में एक साल में कितनी बार ऑर्डर करोगे, आई थिंक इट्स सिंपल। आपको टोटल पूरे साल में चाहिए 1.2 लाख किलोग्राम, 1,20,000, ठीक है। पूरे साल में कितना चाहिए, 1.2 लाख किलोग्राम। और एक बार में कितना मंगवा रहे हो आप, 60,000 किलोग्राम। तो कितने ऑर्डर प्लेस करोगे, 2, है ना। कैसे निकाला आपने A डिवाइड बाय B कर दिया, सिंपल। तो अब आपने 2 ऑर्डर किए हैं, A पूरे साल में 2 ऑर्डर। एक बार ऑर्डर प्लेस करोगे सप्लायर को कितना खर्चा आएगा, 10,000। और 2 बार सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपके पास जो ये खर्चा होगा वो कितना हो जाएगा, 20,000, राइट। और मैंने कहा नहीं 60,000 नहीं, 60,000 बहुत ज्यादा हो जाता है, थोड़ा और कम कर लो, थोड़ा और कम। तो 60,000 का और आधा कर दो, 60,000 का और आधा कितना हो जाएगा, 30,000 क्या, किलोग्राम। अब अगर 1.2 किलोग्राम पूरे साल में मंगाना है और एक बार में कितना मंगवा रहे हो, 30,000 किलोग्राम, तो आप कितने ऑर्डर प्लेस करोगे, 30,000। आई थिंक कितनी बार, 4 बार। कैसा है ये, हमने इस A और B, A को B से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 4, ठीक है। और एक बार ऑर्डरिंग कॉस्ट का खर्चा कितना है, अगेन 10,000। तो आपके पास टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज अगेन नाउ 40,000। आर यू गेटिंग दिस? अब चलो एक बार और लास्ट एक और कर लेते हैं। हमने कहा सपोज करो 15,000 किलोग्राम, तो दिस 1.2 लाख किलोग्राम, ये लाख लिखा नहीं है मैंने, बट इट्स 1.2 लाख किलोग्राम है। 1.2 लाख किलोग्राम डिवाइड बाय 15,000 कर देना, तो आई थिंक इट विल बी 8। तो आपने अगर 15,000 करके ऑर्डर प्लेस किए हैं तो आप 1,20,000 किलोग्राम ऑर्डर प्लेस करने के लिए कितनी बार नंबर्स ऑफ ऑर्डर, कितनी बार ऑर्डर करोगे, 1.2 लाख डिवाइड बाय 15,000 यानी कि 8। तो सप्लायर को एक बार ऑर्डर प्लेस करते हो तो 10,000 खर्चा, 8 बार ऑर्डर प्लेस करोगे साल में तो कितना खर्चा, 80,000, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि एक बार ऑर्डर करोगे 1.2 लाख किलोग्राम का तो 10,000 का खर्चा, 2 बार ऑर्डर करोगे तो 20,000 का खर्चा, 3-4 बार ऑर्डर करोगे तो 40,000 का, 8 बार करोगे तो 80,000 का। तो अब आप बताओ, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ऑर्डरिंग कॉस्ट को माइंड में रखूं तो मुझे क्या करना चाहिए, कितने बार मुझे ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, कम से कम या ज्यादा से ज्यादा? ऑब्वियसली कम से कम क्यों? क्योंकि जितना नंबर्स ऑफ ऑर्डर कम होगा, जितनी क्वांटिटी में ज्यादा से ज्यादा मंगवाऊंगा, उतनी मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम होगी। फिर अगर सप्लायर को आप कम बार ऑर्डर प्लेस करोगे तो सप्लायर को
ढूंढना जो है, एडवर्टाइजमेंट जो है कम करनी पड़ेगी, कोटेशन जो रिसीव होगी वो भी एक बार या 2 बार होगा, सप्लायर भी बार बार सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा भी एक बार में हो जाएगा जो होगा, और क्वालिटी चेक भी बार बार नहीं करना पड़ेगा। सो जितने नंबर्स ऑफ ऑर्डर कम हो, या ऐसे कहो जितनी ऑर्डरिंग क्वांटिटी ज्यादा हो, हमारा खर्चा उतना ही कम होता है। सो एज पर ऑर्डरिंग कॉस्ट, we should place minimum orders to supplier, or we can say we should place maximum quantity to supplier so that our ordering cost is। सो अगर हम ऑर्डरिंग कॉस्ट को देखेंगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट के अकॉर्डिंग तो हमें कम से कम ऑर्डर प्लेस करने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए, जिससे कि हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम रहे। ठीक है, सो ये हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कहती है। अभी मैंने आपको ईओक्यू का मीनिंग पूरा नहीं बताया, इनफैक्ट मैंने तो अभी आपको पूरा बताया भी नहीं है। मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं कि यहां पर और यहां पर क्या आएगा। तो पहली बात तो मैंने आपको बताई कि ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब हुआ वो कॉस्ट जो कि सप्लाई को सिलेक्ट करने से लेकर क्वालिटी चेक तक खर्च की जाती है। तो ये जितनी भी कॉस्ट हम खर्च करते हैं इसको हम बोलते हैं कच्चा माल मंगवाने का खर्चा, और ये खर्चा जो है वो ऑर्डर के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए नंबर्स ऑफ ऑर्डर कम से कम होने चाहिए या क्वांटिटी ज्यादा से ज्यादा मंगवाना चाहिए एज पर द ऑर्डरिंग कॉस्ट। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है। अब दूसरे पॉइंट को समझने से पहले मैंने कहा सपोज करो मैं यहाँ पे क्लास खत्म कर देता हूँ, आप घर जाते हैं, घर जाने के बाद मतलब आपने एक वीडियो रोकते हैं और मम्मी आपको बोलती है कि बेटा घर जा, दुकान पे जा और बाजार से जो है कोई एक सामान ले आ। सामान मतलब आटा, दाल, चावल, चीनी, वटावर। ठीक है, आटा ले आ। तो आप जो है शॉप पर गए और शॉप पर ये सोचने लगे कि आटा लूं तो कितना लूं, कम से कम क्वांटिटी या ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी। तो आप सोचेंगे कि चंद्र सर ने तो ये सिखाया था कि ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए ताकि बार बार सामान ना लाना पड़े, बार बार रिक्शे का खर्चा ना हो, बार बार सप्लायर को ढूंढना पड़े। तो ऑर्डरिंग क्वांटिटी यानी कि जो ऑर्डर करें शॉपकीपर को वो कौन सा कितना सामान होना चाहिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो कितना मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपने सोचा कि एक महीने का जो आटा है वो है लेट अस से 40 किलोग्राम, ऐसे कुछ फैमिली के लिए मैंने बोला 40 किलोग्राम। 12 महीने का कितना हुआ 480 किलोग्राम। तो आपने सोचा क्यों ना एक काम करता हूं कि मैं 500 किलोग्राम का ऑर्डर प्लेस कर देता हूं। शॉप पर गए और 500 किलोग्राम का ऑर्डर प्लेस किया, घर में आए और सोचा मम्मी आपको बहुत सारा शाबाशी देगी। बट अब जब घर में आए और बोला मम्मी को कि 500 किलोग्राम का आप आटा ले आए हैं, तो मम्मी ने आपको शाबाशी नहीं देनी है, क्या देना है मालूम है आपको। सो व्हाट वी मीन टू से, अब प्रॉब्लम क्या है, ज्यादा सामान लेने में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सुनो। फायदे क्या है ये हमने आपको डिस्कस कर लिया कि हमें बार बार सामान मंगवाना नहीं पड़ेगा। अब नुकसान क्या है ये भी समझो। अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी मंगाते हो तो होगा क्या, नंबर 1 जो ये स्टोर डिपार्टमेंट है, ये जो स्टोर डिपार्टमेंट अगर ज्यादा क्वांटिटी मंगवाते हो तो हो सकता है इतने स्टोर डिपार्टमेंट से काम ही ना चले। हो सकता है कि आप अगर बहुत सारी इकट्ठी क्वांटिटी मंगा लेते हो, ये स्टोर डिपार्टमेंट में सपोज करो 200 किलोग्राम सामान रखने की जगह है, चलो 2000 किलोग्राम सामान रखने की जगह है, और आपने मंगवा लिया 1,20,000 किलोग्राम एक साथ।
तो ऑब्वियसली यहां पर तो नहीं आएगा। अगर ये 20,000 किलोग्राम रखने की भी जगह है तो भी 1,20,000 किलोग्राम यहां पर आने वाला नहीं है। तो कैपेसिटी से अगर आप ज्यादा सामान मंगाओगे तो सबसे पहले तो स्टोरेज कॉस्ट, आई रिपीट, स्टोरेज कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है। कौन सी कॉस्ट? स्टोरेज कॉस्ट, नंबर 1। नंबर 2, और देखो मम्मी की परेशानी एक तो ये है कि आटो को संभालेंगे कैसे, रखेंगे कहां पर, और दूसरी परेशानी ये है कि 500 किलोग्राम के आटे के लिए हमें जो है पहले तो खर्चा भी तो करना पड़ेगा। अगर 1 किलोग्राम आटा मान लो 40 रुपए का है, तो 500 किलोग्राम जो है वो कितने का हो गया? 20,000 रुपए का। अब 20,000 रुपए का अगर सिर्फ आटा खरीदेंगे तो बाकी चीजें जो है वो कैसे खरीदेंगे? तो 20,000 रुपए का बजट भी तो होना चाहिए। और अगर 20,000 रुपए अपनी पॉकेट में है भी, मान लो पॉकेट में 20,000 रुपए है भी, तो 20,000 रुपए पॉकेट में ऐसे थोड़ी रखा हुआ है, वो तो बैंक में रखा हुआ है। तो बैंक से लेके आएंगे तो वहां पर जो ब्याज इंटरेस्ट मिलता था वो अब हमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। सो व्हाट वी मीन, हम यहां पे इसको बोलते हैं इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। आई रिपीट अगेन, इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि जो पैसा आपका रॉ मटेरियल में इन्वेस्ट होगा उस पर जो ब्याज है वो ब्याज आप बेसिकली लूज करेंगे। यहां पर मैं प्लास्टिक के दाने की बात कर रहा था। मैंने कहा सपोज करो 1 किलोग्राम प्लास्टिक का दाना जो है वो 50 रुपए का है। अब आपने 1.2 किलोग्राम इंटू 50 यानी कि 6 लाख रुपए का ऑर्डर प्लेस कर दिया। अब 6 लाख रुपए आएगा कहां से? आप बैंक से निकालोगे अपने में, अगर बैंक से निकालोगे तो इंटरेस्ट लूज करोगे, और अगर आपके पास बैंक में नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बैंक से उधार लोगे तो इंटरेस्ट पे करोगे, राइट। इसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल पर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा अगर आप सामान को संभाल के रखते हो तो, ठीक है। नंबर 3, मम्मी की एक परेशानी और भी है। आटा 500 किलोग्राम किचन में आ तो गया, बट किचन में आने के बाद आपको तो रोटी मिलेगी, इसके साथ साथ एक और होगा जिसको इसमें कबड्डी खेलने का मजा आएगा, है ना। तो क्या मतलब ये हुआ, आटे में जो है हो सकता है चूहे आ जाएं, हो सकता है कि कीड़े आ जाएं, हो सकता है कि नॉर्मल काज से ये खराब हो जाए। तो आटे को संभालना भी एक अपने आप में एक खर्चे का काम है। 1.2 लाख किलोग्राम जो रॉ मटेरियल हमें चाहिए, जो कि पूरे साल की रिक्वायरमेंट है, उसको संभाल के रखना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। हो सकता है कि ज्यादा क्वांटिटी लाने पर जो है इसके अंदर, मान लो अगर हम टेबल का काम करते हैं, टेबल मैन्युफैक्चर करते हैं, तो टेबल मैन्युफैक्चर करने के लिए वुडन चाहिए, लकड़ चाहिए, लकड़ को लेके आते हैं, स्टोर डिपार्टमेंट रखते हैं बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर। हो सकता है कुछ गीलापन आ जाए, नंबर 1 नहीं आए कोई बात नहीं, हो सकता है दीमक लग जाए, है ना। हो सकता है रख रखाव में कुछ खर्चा हो जाए, इसको रख रखाव में कुछ लॉस हो जाए, दैट इज नॉर्मल लॉस। तो जितने भी ये नॉर्मल लॉसेज हैं जो कि हो सकते हैं रख रखाव के अंदर, वो भी हमें बियर करने पड़ेंगे, ये जितने भी चीजें मैं आपको यहां पर बता रहा हूं, वेस्टेज, स्टोरेज एक्सपेंस, इंटरेस्ट कॉस्ट, इन सभी को हम एक नाम देते हैं, और इसको हम नाम देते हैं बेसिकली कैरिंग कॉस्ट और इन्वेंट्री कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट। इन सबको नाम देते हैं कैरिंग कॉस्ट और स्टोरेज कॉस्ट। हिंदी में क्या बोलें, अगर हम इसको हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में इसको बोलेंगे सामान, कच्चा माल संभालने की कॉस्ट, कच्चा माल संभालने का खर्चा। आर यू गेटिंग दिस? सो कच्चा माल संभालने का खर्चा जो है इसको हम बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट, और ये कैरिंग कॉस्ट भी हम जो कैलकुलेट करते हैं ना, वो नहीं करते हैं पर यूनिट के फॉर्मेट में। पर यूनिट लेटर से हमने इसको 5 रुपए निकाल दिया,
तो 5 रुपए का मतलब क्या होगा मैं आपको बता दूं, दैट कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 यूनिट इन स्टोर डिपार्टमेंट is ₹5 पर एनम। मतलब ये कि अगर आप इस स्टोर डिपार्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ 1 यूनिट, स्टोर डिपार्टमेंट में अगर आप एक यूनिट को संभाल के रखते हैं 1 साल के लिए, तो आपका जो खर्चा होता है ना, दैट इज 5 रुपए पर यूनिट होता है पर एनम। कैरिंग कॉस्ट को हमेशा पर यूनिट में निकालते हैं, और यूनिट का मतलब क्या है, एक यूनिट को स्टोर डिपार्टमेंट में पूरे साल संभालने के लिए जो हमें खर्चा करना पड़ता है, दैट इज कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, अब यहां पर समझ में आओ मतलब यहां पर थोड़ा ध्यान दो। देखो, अगर आप ऑर्डरिंग कॉस्ट, मतलब अगर आप ऑर्डरिंग क्वांटिटी 1,20,000 करो तो आपको 1,20,000 क्वांटिटी संभालनी पड़ेगी। अगर आप 60,000 रुपए की क्वांटिटी को ऑर्डर करो तो 60,000 क्वांटिटी संभालनी पड़ेगी। और अगर आप 30,000 क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करो तो आपको स्टोर डिपार्टमेंट में 30,000 किलोग्राम की क्वांटिटी संभालनी पड़ेगी। अगर 15,000 किलोग्राम क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करो तो आपको स्टोर डिपार्टमेंट में 15,000 किलोग्राम की क्वांटिटी को संभाल के रखना होगा। तो मुझे बताओ, आपका खर्चा कम कब होगा कैरिंग कॉस्ट का? कैरिंग कॉस्ट का आपका जो खर्चा है वो कम कब होगा? जब आप 15,000 की क्वांटिटी को संभाल के रखते हो तब, या फिर 1,20,000 की क्वांटिटी को संभाल के रखते हो तब? ऑब्वियसली जितनी कम क्वांटिटी होगी स्टोर डिपार्टमेंट में उतना हमारा स्टोरेज एक्सपेंसेस कम होंगे, उतने हमारे वर्किंग कैपिटल पर जो इंटरेस्ट है वो ब्लॉक भी कम होगा, उतना ही लॉस भी हमारा कम होगा। तो हमारी कैरिंग कॉस्ट कहती है सो एज पर कैरिंग कॉस्ट वी शुड प्लेस minimum quantity to supplier so that our carrying cost is minimum। सो हमारी कैरिंग कॉस्ट कहती है कि हमें कम से कम क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। अगर हम कम से कम क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो हमारी जो टोटल कैरिंग कॉस्ट आएगी वो मिनिमम आएगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या कहती है कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करना चाहिए ताकि बार बार ऑर्डर प्लेस ना करना पड़े, और अगर बार बार ऑर्डर प्लेस नहीं करना पड़ेगा तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम आएगी। और कैरिंग कॉस्ट क्या कहती है, कम क्वांटिटी का ऑर्डर प्लेस करो ताकि रखरखाव में खर्चा कम हो, वर्किंग कैपिटल में जो इंटरेस्ट है वो कम लगे और नॉर्मल लॉस भी कम हो। तो अब आप मुझे बताओ, हम कैरिंग कॉस्ट की बात सुने, बोल तो दोनों सही रहे हैं, या फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट की बात सुने? किसकी बात सुने, ऑर्डरिंग कॉस्ट की या कैरिंग कॉस्ट की? कैरिंग कॉस्ट की, ऑर्डरिंग कॉस्ट की, किसकी बात सुने? क्या कहते हो? हम बात सुनेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की। हमें कैरिंग कॉस्ट से भी मतलब है, हमें ऑर्डरिंग कॉस्ट से भी मतलब है, इसमें कोई शक नहीं है। कभी कभी इंसान ये फंस जाता है ऐसे कि एक की बात सुने या दूसरी बात सुने। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब आप समझिएगा, आप समझ आएगा आपको ये लाइन। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड टू सप्लायर, कि हम कितनी क्वांटिटी सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करें जिससे कि सम ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्योंकि एंड कैरिंग कॉस्ट इज मिनिमम। हम
एक ऐसी क्वांटिटी सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करेंगे जिससे कि कैरिंग कॉस्ट जो हम खर्च कर रहे हैं और जो ऑर्डरिंग कॉस्ट जो हम खर्च कर रहे हैं उन दोनों का जो टोटल है वो टोटल हमारी जेब से कम खर्च हो। हमारे तो दोनों ही के दोनों खर्चे हैं, हमें वो खर्चा करना है जो कि टोटल हमारी जेब से कम जा रहा है। तो हम सिर्फ और सिर्फ ना तो ऑर्डरिंग कॉस्ट को देखेंगे और ना सिर्फ कैरिंग कॉस्ट को देखेंगे, हम देखेंगे इनके टोटल को। और टोटल जो है जहां पर भी हमारा कम होगा उस क्वांटिटी को हम सप्लायर को ऑर्डर प्लेस करेंगे, और वही क्वांटिटी जहां पर टोटल कम है उसी क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आई थिंक क्लियर। अब इस पर्पस के लिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए एक बहुत महान इंसान हुए हैं, मिस्टर विल्सन। और उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है ईओक्यू फाइंड करने के लिए, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड करने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है। कहा है उन्होंने कि आप अगर हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे तो आप एक ऐसी क्वांटिटी पर पहुंच जाएंगे जहां पर कि टोटल जो है ऑर्डरिंग कॉस्ट का, कैरिंग कॉस्ट का जो टोटल है वो मिनिमम है। सो अगर हमारे विल्सन की बात माने तो यहां से जो आंसर निकल के आएगा ये वो क्वांटिटी है जिस क्वांटिटी पर वी शुड प्लेस this much of quantity to supplier so that sum of carrying cost and इज मिनिमम। ठीक है, ये वो आप कहेंगे ये ए क्या है, ओ क्या है, सी क्या है, बिल्कुल सब बताएंगे आपके। इन्होंने कहा कि ए का मतलब है दैट इज एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है हमेशा हमेशा कच्चे माल के लिए, वो रॉ मटेरियल जो फिनिश गुड्स बनाने के लिए काम आता है, उस रॉ मटेरियल के लिए फाइंड होती है। ठीक है, मैनेजमेंट जो है ये हमेशा डिसाइड करता है कि हम फाइनल गुड्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं उस रॉ मटेरियल का कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर सप्लायर को प्लेस करें। और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ईओक्यू का ये फॉर्मूला यूज करते हैं और आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें कितनी क्वांटिटी का ऑर्डर सप्लायर को प्लेस करना चाहिए जिससे कि कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट का टोटल मिनिमम हो। ठीक है, एंड ए स्टैंड फॉर द एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल, एंड ओ स्टैंड फॉर द, अभी हमने आपके साथ बात भी की थी, ओ स्टैंड फॉर द ऑर्डरिंग कॉस्ट। पर बी केयरफुल, दिस इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है। ये एक ऑर्डर के लिए कितनी ऑर्डरिंग कॉस्ट है, ऑर्डरिंग कॉस्ट को पर ऑर्डर के फॉर्मेट में निकालते हैं। एंड सी स्टैंड फॉर द कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। राइट, यहां पर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको बात को बहुत ध्यान से याद रखिएगा कि ये जो ए है और जो ये सी है ये दोनों की दोनों एनुअल के फॉर्मेट में है। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि दोनों के दोनों एनुअल हो, ये मंथली हो सकते हैं, वीकली हो सकते हैं, कुछ और टाइम पीरियड के हो सकते हैं, बट ये कंपलसरी है कि अगर ये एनुअल के फॉर्मेट में है तो ये भी एनुअल के फॉर्मेट में हो, अगर ये मंथली फॉर्मेट में है तो ये भी मंथली के फॉर्मेट में हो। मींस दोनों के दोनों क्वांटिटी जो है वो सेम टाइम पीरियड की होनी चाहिए, दैट इज कंपल्सरी। these two must have the same time base. I think clear. So A stand for the annual requirement of the raw material कि एक साल में आपको कच्चा माल कितना मंगवाना है। O stand for the ordering cost per order, यानी कि सप्लायर को जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो एक बार ऑर्डर प्लेस करने के लिए हमारा खर्चा कितना आता है। एंड C स्टैंड फॉर द कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि जब हम सामान को मंगवाते हैं तो उसको स्टोर करके रखना, उसका इंटरेस्ट ऑन द वर्किंग कैपिटल एंड नॉर्मल लॉस, इन सब के लिए एक यूनिट के लिए हमारा खर्चा कितना होता है
पर एनम के फॉर्मेट में, और ए एंड सी का जो टाइम बेस है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। दिस इज मस्ट, ठीक है। एंड दिस इज एज पर द विल्सन फॉर्मूला फॉर द ईओक्यू। बट विल्सन फॉर्मूला में कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं। उन खामियों को दूर करने के लिए हमारे पास एक और मेथड है, दैट इज टेबल मेथड। पहले हम लोग आपसे बात करेंगे कि ये विल्सन फॉर्मूला में विल्सन फॉर्मूला को यूज कैसे करते हैं, और यूज करने के बाद फिर हम सीखेंगे कि इसमें क्या कमियां हैं, और जो कमियां हैं उसका अगर वो कमियां हैं तो टेबल मेथड को हम यूज कैसे करेंगे। तो पहले हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं आपके साथ कि अगर विल्सन फॉर्मूला यूज करना है तो उस विल्सन फॉर्मूले में वैल्यू कैसे रिप्लेस करनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए हम लोग आपके साथ एक क्वेश्चन कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कर रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4.2 एंड पेज नंबर इज 2.26 ऑफ द मटेरियल चैप्टर, ठीक है। तो क्वेश्चन निकाल लीजिएगा, क्वेश्चन को रीड कीजिएगा। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट पार्ट के पास जो सेकंड पार्ट है वो डिफरेंट वे में यूज होगा, पर फर्स्ट पार्ट को हम लोग कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द विल्सन फॉर्मूला। अच्छा, विल्सन फॉर्मूला यूज कब होगा? विल्सन फॉर्मूला तब यूज होगा, हमेशा के लिए याद रखना, व्हेन डिस्काउंट इज नॉट गिवन। अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट गिवन है, तो विल्सन फॉर्मूला, विल्सन मेथड यूज नहीं हो सकता। तब क्या यूज होगा? टेबल मेथड, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग टेबल मेथड नहीं बात कर रहे हैं, हम सिर्फ विल्सन फॉर्मूला के एक बेसिक के बारे में बात कर रहे हैं, ईओक्यू के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल देख रहे हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4.2 पेज नंबर 2.26 एंड क्वेश्चन सेज वी हैव अ बुक, और आपके पास बुक होनी चाहिए, दैट इज मस्ट। अगर फिलहाल नहीं है तो एक क्वेश्चन के लिए आप मेरे आवाज को सुन सकते हैं। एंड क्वेश्चन सेज अ पब्लिशिंग हाउस परचेजेस 2000 यूनिट्स ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम पर ईयर एट ए यूनिट कॉस्ट ऑफ ₹20। जब आप कोई भी कच्चा माल खरीदने जाते हैं तो उस कच्चे माल के लिए रॉ मटेरियल की कॉस्ट भी होती है ना। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में कहा अ पब्लिशिंग हाउस परचेजेस 2000 यूनिट्स ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम। एक पर्टिकुलर आइटम जो है वो 2000 परचेज कर रही है पर ईयर। तो अगर आप कोई पर्टिकुलर आइटम एक साल में 2000 परचेज कर रहे हैं तो ये बेसिकली क्या हो गया? दिस इज ए एनुअल रिक्वायरमेंट एंड दिस इज 2000, ठीक है। ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम एट ए यूनिट कॉस्ट ऑफ ₹20। तो ये 20 क्या चीज है? दिस इज कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा, एक बात और मुझे बतानी रह गई, मैं बता देता हूं छोटी सी बात है, इस सी से रिलेटेड है, समटाइम, इसको आप लिख भी लीजिएगा, समटाइम carrying cost will be given in percentage। कभी कभी क्या होगा कि आपके पास जो कैरिंग कॉस्ट है वो परसेंटेज में गिवन होगी। परसेंटेज में मतलब क्वेश्चन आपको बोल देगा कि कैरिंग कॉस्ट इज 10%, 15%, पर आपको जो कैरिंग कॉस्ट हमारे फॉर्मूले में चाहिए वो कैसे चाहिए? यूनिट कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, है ना। आपको पर यूनिट चाहिए, पर आपको दे कैसे देगा? 10%, 20% ऑफ एवरेज इन्वेंट्री ऐसे बोल देगा, या नहीं भी बोलेगा, सिर्फ 10% बोल देगा। या कभी कभी क्या बोल देगा, मैं आपको लिखवा देता हूं, आपको लिख देगा ऑफ एवरेज इन्वेंट्री, ऐसे बोल देगा, राइट। तो जब ये बोलेगा एवरेज इन्वेंट्री तो इसका मतलब है कि यहां पर हमेशा याद रखना, हमेशा मल्टीप्लाई करना है इसको किससे? कॉस्ट पर यूनिट से। ये 10% या जब भी परसेंटेज में गिवन होता है ये हमेशा कॉस्ट पर यूनिट के से रिलेटेड होता है। कॉस्ट पर यूनिट का मतलब क्या हुआ कि जो एनुअल रिक्वायरमेंट आपको पूरे साल के लिए चाहिए ना, वो रॉ मटेरियल का 1 यूनिट अगर परचेज करते हो तो वो कितने में करोगे? जैसे कि मैं आपको यहाँ पर प्लास्टिक के दाने के बारे में बात कर रहा था, तो यहाँ पर प्लास्टिक का दाना 1 किलोग्राम कितने का है?
इसके अलावा हमने आटे की बात की थी, तो आटे में मतलब यहाँ पर एक किलोग्राम का जो आटा है वो कितने का है। अगर 1 किलोग्राम का आटा 40 रुपए का है और कैरिंग कॉस्ट 10% है, इसका मतलब है कैरिंग कॉस्ट विल बी 10% ऑफ 40, यानी कि 4 रुपए पर यूनिट पर एनम। तो जो ये कैरिंग कॉस्ट अगर परसेंटेज में गिवन होगी तो ये परसेंटेज हमेशा हमेशा एक यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज ऑलवेज दैट इज बाय डिफॉल्ट। बाय डिफॉल्ट समझते हो ना, क्वेश्चन कुछ कहे ना कहे, दिस विल ऑलवेज बी विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, मैं क्वेश्चन में वापस आ जाता हूं। अ पब्लिशिंग हाउस परचेजेस 2000 यूनिट्स ऑफ ए पर्टिकुलर आइटम पर ईयर, तो एक साल के अंदर जो है 2000 यूनिट परचेज करती है पब्लिशिंग हाउस एट एन यूनिट कॉस्ट ऑफ ₹20। तो एक यूनिट की कॉस्ट जो है वो कितने रुपीज की है, 20 रुपए की। द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 50 रुपीज। क्या कह रहा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट तो पर ऑर्डर ही होती है और यही हमें क्वेश्चन में गिवन है इज ₹50। तो एक बार जब हम ऑर्डर प्लेस करते हैं तो कितने का खर्चा आता है, 50 रुपए का। एंड द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 25%। तो देखो आपके पास कैरिंग कॉस्ट गिवन है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, और ये कॉस्ट आपके पास परसेंटेज में है, और परसेंटेज में कितनी है, 25%। फाइंड द ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी। क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड आउट ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी, राइट। और ये ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, ऑप्टिमल मतलब कि हमारी दी बेस्ट ऑर्डरिंग क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। और जो ये दी बेस्ट ऑर्डरिंग क्वांटिटी है इसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर, इसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मीन्स अगेन वी हैव टू फाइंड आउट, क्या फाइंड करना है, EOQ। और आगे हमें जो बोला हुआ है एंड द मिनिमम टोटल कॉस्ट इंक्लूडिंग परचेज कॉस्ट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फिलहाल हम आपसे इस क्वेश्चन के बेसिक पार्ट पे आ रहे हैं। वी हैव टू फाइंड आउट EOQ या ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी। इसको आप टॉप पर भी लिख सकते हैं नाम, सो डेट आपको यहीं से भी याद रहेगा। एंड अबाउट दिस टॉपिक नेम, तो इसका नाम क्या है, दैट इज ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, नोट्स जितने ज्यादा से ज्यादा बन पाए उतना बेटर है। तो कैसे करेंगे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल वी हैव, मींस ए वी हैव। कॉस्ट पर यूनिट वी हैव, कॉस्ट पर यूनिट तो हमारे EOQ में यूज होता नहीं है, तो हमने कुछ नाम नहीं दिया। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर वी हैव, मींस O वी हैव। कैरिंग कॉस्ट इज परसेंटेज। अब जब भी परसेंटेज गिवन होता है तो मैंने आपको बताया परसेंटेज हमेशा किस रिस्पेक्ट से होता है, दिस इज ऑलवेज विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट पर यूनिट। और हमारे पास कॉस्ट पर यूनिट कितने रुपीज का है, 20 का। तो 20 का 25% करोगे तो ये आ जाएगा 5 रुपीज। 5 रुपीज पर यूनिट पर एनम। ऑलवेज दिस इज बाय डिफॉल्ट, ये पर एनम ही आएगा। सो ये आपके पास C भी आ गया। तो A मालूम चल गया, O मालूम चल गया, C मालूम चल गया। सो हम यूज करेंगे यहां पर विल्सन्स फॉर्मूला। फॉर EOQ। सो कैसे फाइंड करेंगे बच्चे, 2 into A into O upon C। ठीक है ना। सो 2 into A stand for the annual requirement of the raw material. O stand for the ordering cost. Ordering cost how much? 50. And C stand for the carrying cost per unit per annum. ये carrying cost per unit per annum हमें मालूम है, इसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे, तो यू हैव टू यूज योर कैलकुलेटर। इट्स 2 into 20,000 into 50 and divided by 5 and square root we have in the calculator। तो 40,000 का square root 200। This is EOQ।
अब ये 200 यूनिट्स आ गया, ठीक है। अगर मैं इस 200 यूनिट्स को अगर मैं इंटरप्रेट करना चाहूँ, इज इट क्लियर ना? सो अगर मैं इस 200 यूनिट्स को इंटरप्रेट करना चाहूं तो कैसे करूंगा? आई विल से दैट इफ वी ऑर्डर 200 यूनिट्स टू सप्लायर एट अ टाइम, then sum of ordering cost and carrying cost will be minimum. यही आंसर आ रहा ना? यस। अगर हम सप्लायर को 200 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करेंगे तो हमारा टोटल ऑफ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट का जो टोटल है वो मिनिमम होगा। आप कहेंगे सर नहीं, हम नहीं मानते कि मिनिमम है या नहीं, तो इस बात को हम लोग प्रूव करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हमने आपके साथ इस वीडियो में सिर्फ ये सीखा कि इस फॉर्मूले में वैल्यू रिप्लेस करके हम लोग कैलकुलेशन करके आंसर कैसे निकालते हैं, एंड वेदर इट इज रियली EOQ or not, whether the total is really a minimum, we have to check in the next video. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।